हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं यहां पर आपको DSSB, KBS, NBS और EMRS एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स का सेक्शन पढ़ा रहा हूं। अगर आप TGT SST की तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ये क्लासेस चल रही हैं। पूरी क्लासेस आपको देखनी है। अभी हमारा क्या चल रहा है, चैप्टर 2 चल रहा है, जिसमें हम 2 क्लासेस ले चुके हैं। पहली क्लास में हमने मानव पूंजी के बारे में देखा और दूसरी क्लास में हमने देखा कि जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर होते हैं, उसके साथ साथ बाजार क्रियाएं, गैर बाजार क्रियाएं, ये सारी चीजें हमने दूसरे लेक्चर में देखा था। आज की हमारी तीसरी वीडियो है और इसमें जो हमने बताया था कि किस किस पे बात करना है हमें, जो हमारा सिलेबस का पॉइंट था, सिलेबस में दिखा देता हूं। देखिए, ये जो है आपका, जैसे पॉपुलेशन है, एजुकेशन और हेल्थ, तो इन पे बात करनी है तो एक एक करके इन पर ही बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम यहां पर एजुकेशन का लेते हैं, तो आज की वीडियो में हम एजुकेशन वाला पूरा पोर्शन देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। पहले देखते हैं हम जनसंख्या की गुणवत्ता, मतलब पॉपुलेशन क्वालिटी क्या होती है। तो सबसे पहले ही हमने बताया था कि एक कोई व्यक्ति है, उसे अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल दें तो वो क्या बन जाएगा, मानव पूंजी बन जाएगा। उसी तरह से पूरी जनसंख्या, अगर जनसंख्या की गुणवत्ता देखी जाए तो वो किन किन चीजों पर निर्भर करती है, 3 चीजों पर निर्भर करती है। एक तो साक्षरता दर पर निर्भर करती है, ठीक है, दूसरा जीवन प्रत्याशा पर निर्भर करती है और तीसरा कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर निर्भर करेगी, साक्षरता दर पर निर्भर करेगी, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर निर्भर करेगी और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रख लेनी है, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। जनसंख्या की जो गुणवत्ता है वो अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। तो समृद्धि दर कौन निर्धारित करेगा, जनसंख्या की गुणवत्ता ही करेगी। और साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या क्या कहलाती है, परिसंपत्तियां कहलाती हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी में। किन किन के एग्जाम्पल है, एक तो आपका सकल का एग्जाम्पल दिया हुआ है। सकल के बारे में अगर जो देखें तो सकल क्या है, और दूसरा कौन है, विलास है। ठीक है, दोनों ही परिवारों की स्थिति को हम देखेंगे। तो सकल की बात करें तो सकल के परिवार को कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है कि इनके जो माता हैं वो घर में काम कर रही हैं, जो पिता हैं वो बाहर खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनके चाचा हैं वो 10th तक पढ़े हुए हैं, बाद में इनकी जॉब नहीं मिली। तो इससे क्या हो गया, घर की एक स्थिति में थोड़ा सा बदलाव इस तरह से दिखाई दिया कि यहां पर शिक्षित लोग भी हैं और उसके साथ साथ कामकाजी लोग भी हैं। इससे सकल पर क्या प्रभाव पड़ा, सकल के 2 भाई बहन भी थे, तो सकल पर प्रभाव पड़ा कि सकल को भी शिक्षा दी गई। ठीक है, सकल को शिक्षा दी गई, थोड़ी सी शिक्षा ली उसने, उसके बाद पास में ही थोड़ा सा, जैसे ही उसने 10th पास की तो उसके बाद वो एक कंप्यूटर के दुकान पे काम करने लगा। तो कंप्यूटर की दुकान पे काम करने लगा, उससे और ज्यादा उसमें कौशल आया और कौशल प्राप्त करने के बाद उसकी नौकरी लग गई और अब वो बहुत अच्छे परिवार में रहता है। लेकिन यहीं पर अगर विलास की बात की जाए तो विलास की स्थिति इससे अलग थी। विलास भी 11 वर्ष का था, इनके पिता मछुआरे थे और 2 वर्ष बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई। जैसे ही मृत्यु हुई तो सारा भार किनके ऊपर आ गया, उनकी माता के ऊपर आ गया। जब माता के ऊपर भार आ गया तो माता घर में भी काम कर रही है और बाहर भी काम कर रही है, वो अपना गुजारा करने लगी। तो कुछ दिन बाद जब माता की तबीयत खराब होने लगी तो विलास को क्या करना पड़ा, माता के साथ काम करना पड़ा और इससे उसकी जो शिक्षा थी वो शिक्षा वहीं पर रुक गई। आगे उसने पढ़ाई बंद कर दी और अब वो क्या काम कर रहा है, अब वो माता के ही साथ काम कर रहा है। और किस काम में लग गया, वो उसी काम में लग गया जिसमें उसके पिता काम कर रहे थे। तो क्या उसके कौशल में बदलाव आया, क्या उसने शिक्षा प्राप्त की, ये सारी चीजें नहीं हो पाई। ये परिस्थितियां हैं 2 लोगों की एक ही जगह पर, किस तरह की परिस्थितियां हैं जिसके कारण उन पर क्या प्रभाव पड़ा वो हमें देखने को मिलता है कि सकल, जहां उसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन एक चाचा के पढ़ने की वजह से उसे भी शिक्षा का महत्व पता चला और उसने शिक्षा ग्रहण की, बाद में उसे कौशल प्राप्त हुआ और वो अच्छी नौकरी पा लिया। जबकि विलास, उसके पिता एक्सपायर हो गए, जिससे उसे अपने माता की मदद करनी पड़ी, अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए उसे कामकाज करना पड़ा और यही काम के चक्कर में उसने अपनी
शिक्षा छोड़ दी और शिक्षा ना प्राप्त करने की वजह से उसकी कोई नौकरी नहीं लगी और नौकरी ना मिलने की वजह से वो अभी भी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में पहले था, जबकि शकल आगे चला गया। तो यहां से अब स्टोरी आगे बढ़ती है। अगर हम बात करें शिक्षा की, तो अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में शकल ने क्या प्राप्त किया? शिक्षा प्राप्त की, जिससे वो बाद में एक अच्छी नौकरी ले गया और उसे वेतन भी अच्छा मिलने लगा। और इसके साथ अगर हम देखें तो जो शकल का विकास हुआ उसके लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत है। किसके लिए आगत है? विकास के लिए। ठीक है, तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और इसने क्या किया? शिक्षा ने नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। अब यहां पर ही इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट बन जाता है जो आपको याद रखना है कि शिक्षा क्या करती है। शिक्षा क्या क्या करती है? अगर आप पहले पॉइंट की बात करें तो नए क्षितिज खोलती है। यह क्वेश्चन आपका आ चुका है, क्षितिज खोलती है। ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? नई आकांक्षाएं देती है, नई आकांक्षाएं। अब ये अभी तक नहीं आया है, आकांक्षाएं। उसके साथ तीसरा पॉइंट क्या है? वो जीवन के मूल्य विकसित करती है, जीवन के मूल्यों का विकास। ये भी नहीं आया है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अभी ये दोनों नहीं आए हैं, केवल पहला पॉइंट आया है। शिक्षा नए क्षितिज खोलती है, नई आकांक्षाएं और नए जीवन के नए मूल्यों का विकास करती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। इसमें देखेंगे समाज में, मतलब एक व्यक्ति का तो विकास हो रहा है, शकल था तो शकल का तो विकास हुआ ही शिक्षा से, उसे एक जॉब मिली, लेकिन उसके साथ साथ समाज के विकास में भी शिक्षा योगदान देती है। ये राष्ट्रीय आय, संस्कृति में समृद्धि करती है और प्रशासन की कार्यक्षमता को भी बढ़ाती है। अगर एक व्यक्ति है वो शिक्षित हुआ, शिक्षित होने के बाद एक गवर्नमेंट जॉब लेगा, गवर्नमेंट जॉब लेगा तो वहां पर जो नौकरी करेगा उसमें वो अपनी कुशलता का प्रयोग करेगा ना, वो कार्यक्षमता को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो उसके पास कौशल तो है नहीं है। अब वो व्यक्ति अगर किसी सरकारी नौकरी को पा लेता है तो क्या वो अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएगा? वहां पर कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी हो और उसे कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, लेकिन जॉब मिल गई जैसे तैसे, तो क्या वो काम कर सकता है? नहीं कर सकता। जबकि अगर एक ऐसे व्यक्ति की बात की जाए जो बहुत अच्छे तरीके से कंप्यूटर चलाना जानता है और उसके बाद सरकारी नौकरी पाता है, तो वो क्या करेगा? वो प्रशासन की कार्यक्षमता को भी बढ़ा देगा। अब एक पॉइंट है ये जो आपको याद रखना है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। प्राथमिक शिक्षा में किस किस का प्रावधान किया गया है? सार्वजनिक पहुंच, सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता। तो ये चीजें, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं प्राथमिक शिक्षा में। ये किसमें काम करने हैं? प्राथमिक शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में इन तीनों को डालने का प्रयास किया जा रहा है। और विशेष महत्व किन पर दिया जा रहा है? लड़कियों पर विशेष महत्व, पर विशेष महत्व। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। जो प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापना की बात की गई है, जो एनवीएस की भी तो आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो एनवीएस का भी एग्जाम जल्दी ही देखने को मिल सकता है। अभी तक तो कोई नोटिस नहीं है, एक नोटिस आया था वो गायब हो गया, तो अभी रेडी नहीं है। ठीक है, तो जो नवोदय विद्यालय है उनका कॉन्सेप्ट भी कुछ यही है। ऐसा कॉन्सेप्ट है इनका कि इसमें जो बच्चियां हैं उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाए और उसके साथ साथ कैरिकुलम एक्टिविटीज कराई जाए। अब उसी के तर्ज पर चलता है आपका ईएमआरएस, एनवीएस के तर्ज पर ही चल रहा है, उसमें भी कैरिकुलम एक्टिविटीज पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, वहां पर एसटी लोगों की, एसटी जनजाति की क्या करनी है? आपको वहां पर बढ़ोतरी करनी है। तो ये वाली बातें आपको ईएमआरएस में देखने को मिलती है। तो बड़ी संख्या में हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करें अगर शिक्षा की, अब देखिए ये सारे फैक्ट हैं। ठीक है, तो फैक्ट आपको ज्यादा नहीं देखने हैं। शिक्षा पर योजना की बात करें तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें 151 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2020-21 में कितना कर दिया गया था? 99,300 करोड़ रुपए कर दिए गए थे। और अगर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत की बात करें, जीडीपी के प्रतिशत की बात करें, तो जीडीपी का प्रतिशत 1951
से 1952 में क्या किया गया था, 0.64% ही रखा गया था जीडीपी का शिक्षा में खर्च, जबकि अगर 2019-2020 की बात करें तो 3.1% हो गया था। बजटीय अनुमान है ये, ठीक है। तो जीडीपी का 3.1 हो गया। अब देखिए कितना ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा पैसा खर्च किया जा रहा है शिक्षा में। तो आपको ये आंकड़े नहीं याद रखने हैं, पॉइंट ये है कि शिक्षा में सरकार द्वारा पैसे खर्च किए जा रहे हैं, इन्वेस्ट किया जा रहा है। क्यों इन्वेस्ट किया जा रहा है? क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे लोगों की आवश्यकता है, जिनके पास पर्याप्त कौशल हो और वो देश के विकास में भागीदारी कर सकें। तो ये पॉइंट है, ठीक है। अगर साक्षरता दर की बात करें तो 1951 में साक्षरता दर कितनी थी? 18% थी, जो 2018 में कितनी हो गई? 85% हो गई, ठीक है। तो साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्य का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए भी अनिवार्य है। अब ये लाइन क्या कह रही है? आप एक बात बताइए, आप लोगों ने तो अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, ठीक है। तो उसमें भी जब आप पढ़ रहे थे तब भी आपको लगा होगा एक दो फंडामेंटल राइट। अगर आप 20, 21 और 22 की मैं बात करूं तो ये 3 फंडामेंटल राइट ऐसे थे जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं थी कि अरे गिरफ्तार होने से पहले भी आपके पास इतने अधिकार हैं, गिरफ्तार होने के बाद भी आपके पास इतने अधिकार हैं, ठीक है। ये चीजें तो आपको नहीं पता थी, लेकिन अब आपको पता चली जब आप पढ़ लिए। अब उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास साक्षरता है ही नहीं, जिन्होंने 8th तक ही पढ़ाई करी, 9th को पढ़ा ही नहीं, उन्होंने 9th क्लास का 5वां चैप्टर पढ़ा ही नहीं, उनके पास मौलिक अधिकार की सूचना आई ही नहीं, तो क्या उन्हें अपने मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे? क्या उन्हें पता होंगे कि उनके मौलिक अधिकार क्या हैं? और जब किसी व्यक्ति को अपने अधिकार ही नहीं पता तो क्या वो उनका लाभ उठा पाएगा? आपके लंच बॉक्स में एक पराठा रखा है और ये आपको पता ही नहीं है, आप भूख से मर रहे हैं, आपने बैग खोल के देखा ही नहीं, लंच बॉक्स खोल के देखा ही नहीं, तो क्या आप उस पराठे का लाभ उठा पाएंगे? यही होता है उन लोगों के साथ जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये आप समझ गए कॉन्सेप्ट कि क्या है, कि साक्षरता क्या करती है? प्रत्येक नागरिक को अधिकार ही नहीं देती है, अधिकारों को जानने की बात भी करती है और जिससे वो अपने अधिकारों का लाभ उठा सके। अब बात करते हैं जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर है, क्या क्या है। अगर महिलाओं और पुरुषों की बात करें तो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की साक्षरता दर करीब 16% अधिक है, ठीक है। अब ये आपको फैक्ट याद रखना है, क्योंकि महिला और पुरुष की बात होगी ना, और हमने यही देख रहे हैं, हम भेदभाव देख रहे हैं, हम समाज में क्या हो रहा है वो देख रहे हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम महिला और पुरुष की बात करें तो शहर में, पूरे देश में अगर पुरुष माइनस महिला करें, ठीक है, तो ये कितना निकलेगा? आपका 16% निकलेगा। और अगर ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब नगरीय साक्षरता माइनस ग्रामीण साक्षरता करें तो कितना निकलता है? ये 14.2% आपकी साक्षरता दर देखने को मिलती है। नगरों में साक्षरता दर अधिक है और उसके साथ पुरुषों में साक्षरता दर अधिक है। अब ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। वर्ष 2011 की बात करें तो केरल के कुछ जिले थे जहां साक्षरता दर 94% थी, जबकि बिहार में 62% थी। अब मैंने साक्षरता दर का पूरा एक स्क्रीनशॉट आपको सेंड किया था, अगर आपने देखी होंगी जीएस की क्लासेस, अगर आपने वो स्क्रीनशॉट देख लिए हैं तो उससे आपको तैयार करना है। 2011 की जनगणना पूरे अच्छे से देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद अगर 2019-20 की बात करें तो प्राथमिक स्कूल की प्रणाली थी भारत में 7,78,842 लाख से भी अधिक गांव में फैली हुई है, ठीक है। प्राथमिक स्कूल जो प्रणाली है वो इतने बड़े स्तर पर आपको देखने को मिलती है। अब शिक्षा के और पॉइंट्स की अगर हम बात करें कि भारत में किस प्रकार की शिक्षा चल रही है, तो देखेंगे कि जो स्कूल शिक्षा है उसमें निम्न स्तर और पढ़ाई के बीच में छोड़ने की दर बहुत उच्च है। क्या हो रहा है कि जैसे अगर आप 5th क्लास के बच्चे की बात करें, अभी एक सर्वे हुआ था जिसमें पता चला 5th क्लास का बच्चा क्लास 1 की किताब नहीं पढ़ पा रहा है। ये तो स्तर है शिक्षा का अपने देश में। और अगर बात करें ड्रॉप आउट की, तो ड्रॉप आउट की समस्या तो इतनी ज्यादा है, आप 10th के बाद 12th में भी बच्चों को देखेंगे कि उनकी संख्या कम हो गई है।
और ये संख्या ज्यादातर कम किनकी होती है? ये संख्या लड़कियों की ज्यादा कम होती है। ठीक है, कि क्या होता है कि घर में 4 बच्चे हैं तो सबसे बड़ी लड़की है, बाद में उसकी छुड़वा ली जाती है शिक्षा के, तू ऐसा कर, जो 3 बच्चे हैं उन्हें पढ़ाओ या फिर उनकी देखभाल करो। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष की जो आयु वर्ग है उनके लिए सभी स्कूलों में जो शिक्षा है वो मुफ्त कर दी गई है। और ये किसके द्वारा करी गई थी? शिक्षा अधिनियम 2010 के द्वारा की गई थी। और क्या किया गया था? हमारे आर्टिकल 21A है, उसमें जोड़ दिया गया था शिक्षा का अधिकार। तो इससे ये तो आपने पढ़ी लिया पॉलिटी में कि शिक्षा का अधिकार, ठीक है, 21A। और उसके साथ राज्य और स्थानीय सरकारों तथा प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह समयबद्ध पहल है। बहुत अच्छे से याद करना, क्या है? राज्य प्लस स्थानीय सरकार, सरकार प्लस समुदाय। ठीक है, इन तीनों को साथ मिलकर सहभागिता, सहभागिता। अब इन तीनों की तो सहभागिता है और उसके साथ ये पहल किसकी है? केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार की पहल। तो ये सब शब्द आप अच्छे से याद रखना, राज्य, स्थानीय सरकार और समुदाय की तो सहभागिता होनी चाहिए। और ये पहल किसकी है? 2010, ये है केंद्र सरकार की पहल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, समझने के लिए आपको अगर समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन आपका पक्का, नहीं तो आपका एक क्वेश्चन गया। ठीक है, और इसके साथ प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए कौन सी योजनाएं लागू की गई थी? एक तो सेतु पाठ्यक्रम लागू किया गया था और उसके साथ साथ स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किया गया था। इसके साथ कक्षा में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए क्या किया गया था? पोषण। ठीक है, पोषण एक नई स्कीम लेकर आए थे। तो पोषण के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, जितनी भी ये स्कीम है ना, ये सारी स्कीम मैं एक साथ एक बार में पढ़ाऊंगा कि शिक्षा के लिए कौन कौन सी स्कीम आई, बेरोजगारी के लिए कौन सी आई। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो हमारा पीडीएस सिस्टम है, तो पीडीएस सिस्टम की भी कुछ आई थी स्कीम्स, तो उनके लिए मैं अलग अलग वीडियो लेकर आऊंगा। तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी केवल ये देखिए कि शिक्षा के लिए सरकार क्या काम कर रही है, किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से कर रही है, क्या काम कर रही है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, ये काम करने के लिए ऐसा किया गया था। तो इससे क्या हुआ? उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष की जो आयु वर्ग के लोग हैं उनका 27% वृद्धि देखने को मिली 2018 में। ठीक है, और औसतन अगर हम औसतन देखें तो औसतन विश्व में 26% है। तो आप याद रखना कि भारत में विश्व के औसत से ज्यादा लोग जाते हैं 18 से 23 वर्ष की आयु के बच्चे। ठीक है, तो ये जो रणनीतिक पहुंच थी उसकी वृद्धि, उसके साथ साथ गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर यह सारी चीजें केंद्रित थी। ठीक है, अगर हम प्रयास दूरस्थ शिक्षा की बात करें, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ, आप देखिए जो इग्नू है, ठीक है, इग्नू की बात करें या फिर ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे टंडन यूनिवर्सिटी अगर आप यूपी में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ओपन यूनिवर्सिटी हैं, यहां पर आप अगर जॉब भी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ शिक्षा ले सकते हैं, वहां पर आप कोई भी एक डिग्री ले सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था भी करी गई है जिससे कोई भी व्यक्ति अगर प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है तो उससे उसकी शिक्षा पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये सारे काम भी किए गए हैं। और पिछले 60 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। अब देखिए ये पूरा एक वो है जिसमें आप देखेंगे जो साक्षरता दर है वो कैसे बढ़ रही है, महिला पुरुष और टोटल की बात अगर की जाए तो ये सारी बातें इसमें दिख रही हैं। ठीक है, अगर बात करें अगर स्कूल में शिक्षा की तो विद्यालयों की संख्या, ये पूरा आपका दिया हुआ है मैप, तो ये भी आपको देखना है। आपको किस तरह से देखना है, इस तरह से नहीं देखना है कि ये पूरा रट लेना है, बस ये देखिए कि 1950-51 में क्या दशा थी, महाविद्यालयों की संख्या कितनी थी? 750। और 19-20 में देखें आप तो 44,374 कॉलेज खोले जा चुके हैं। ठीक है, विश्वविद्यालयों की संख्या देखें तो विश्वविद्यालय में क्या है? 30 है और ये 1236 विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज हो गई हैं। विद्यार्थियों की संख्या देखिए यहाँ पर 2,63,000 है और ये कितनी है आप खुद ही गिन लीजिए, 3,82,75,707 है। ठीक है, और शिक्षक कितने हैं? यहां पर 12,07,204 हैं शिक्षक। तो ये शिक्षकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो इस तरह से देखा जाता है कि देखिए कॉन्सेप्ट ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है हमारी शिक्षा प्रणाली और इसका दायरा
बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात करें, अब देखिए जो एनईपी है 2020 वो तो आपको पढ़नी है, और उसमें ही अगर 1986 की बात करें तो उसमें एक पैरा दिया हुआ है कि व्यक्ति एक सकारात्मक परिसंपत्ति और एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है। मतलब एक व्यक्ति है वो बहुत ही सकारात्मक परिसंपत्ति है, पूंजी है एक, ठीक है, और कीमती राष्ट्रीय संसाधन है, धरोहर है ये, ठीक है, जिसे बड़ी सहजता से, गतिशीलता और सावधानी पूर्वक सजोने, पोषित करने तथा विकसित करने की आवश्यकता है। अब यहां पर एक शब्द है सावधानी पूर्वक। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर सावधानी नहीं बरती गई तो उसका विकास गलत रास्ते पर भी हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास समस्याओं और आवश्यकताओं की एक भिन्न श्रृंखला है। मतलब अगर किसी व्यक्ति का विकास हो रहा है तो उसके सामने क्या समस्याएं आ रही हैं और उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, ये प्रभाव डालती हैं उसके विकास पर। ठीक है, इस जटिल और गतिशील विकास प्रक्रिया में शिक्षा की उत्प्रेरक भूमिका को बहुत सावधानी से तैयार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर शिक्षा हमें सही प्रकार से मिलेगी तो कौशल अच्छा आएगा, और कौशल अच्छा आएगा तो मानव पूंजी के रूप में विकास करेगा, और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्यान्वित करना चाहिए। मतलब भावनात्मक सोच भी होनी चाहिए कि एक व्यक्ति को हम शिक्षा दे रहे हैं तो इस प्रकार की शिक्षा ना दे दें जिसकी उसे जरूरत ही नहीं है। उसके विचारों को, उसकी अभिव्यक्ति को हमें तर्ज पर रखना चाहिए, उसके बाद ही हम उसे शिक्षा दे सकते हैं, उसके समाज के अकॉर्डिंग, उसके परिवार के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी। ये बातें कौन कर रहा है? एनईपी 1986 कर रहा है। ठीक है, तो शिक्षा का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हमें मोटा मोटा देखना था, ऊपर का देखना था। कुछ ऐसा नहीं है कि फैक्चुअल आपको याद करना है। मैंने जितना भी आपको दिखाया उसमें से कोई भी फैक्चुअल याद मत करना। हाँ, जिस पॉइंट पे मैंने गोला कर दिया है वो आपको रट लेने हैं। ठीक है, बाकी का जो है वो आप छोड़ दीजिए। 1950 1951 बजट की बात है, ये सारी छोड़ दीजिए। जो करंट अफेयर का टॉपिक होगा उसे मैं करंट अफेयर में कवर करा दूंगा। फिर आपको यहां पर डरने की जरूरत नहीं है कि क्या ये क्वेश्चन बन गया तो हम क्या करेंगे, ऐसा आपका नहीं होगा। ओके, तो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।